Hey guys, this is Mukesh. So this is my first time I'll be taking an interview session. So please don't mind the camera position. So in this particular interview, in this particular session, I'll be taking an interview with the Vikas Jangra. He's doing his PhD from Germany. This particular session is for those students who are looking forward to do PhD from abroad like Germany, USA and UK. In this particular session, we are going to discuss about how they can join those students who are looking forward to do PhD in abroad, how they can join PhD in European country without giving any exam like GRE, IELTS and TOEFL. And also in this particular session, we are going to discuss about the how you can get fully funded PhD, various organizations who can provide you funded for PhD purpose. Without this PhD duration is very long duration. Without fund, without scholarship, it is not survival in the abroad. So this video may be really bit long, but this video is really informative for those students who are really looking forward to do PhD from abroad universities. काश हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो देखो यार गाइज, ये जो इंटरव्यू होने वाला है, ये जो वीडियो होने वाली है, एक इंटरव्यू सेशन होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पे जो भी स्टूडेंट है वो ज़्यादातर एमएससी की स्टूडेंट है, बीएससी की स्टूडेंट है जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में है भाई वो बाहर जाना चाहते हैं पीएचडी के लिए। तो मैंने सोचा है कि इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि मेरे जो नॉन हैं, कोई फ्रेंड्स हैं जो बाहर से पीएचडी कर रहे हैं, तो उनके साथ एक इंटरव्यू सेशन होगा। वो कैसे पहुंचे बाहर, कैसे उन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया और उनका यहाँ पे क्या बैकग्राउंड था, वो सब चीज़ें हम इस इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो गेस्ट है वो है विकास जांगड़ा। ठीक है, तो विकास से ही पूछते हैं। तो विकास, तुम्हारे लिए जो पहला क्वेश्चन है वो है, अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो। तो एक बात मैं पहले ये बता दूं भाई, जो विकास है वो अभी राइट नाउ वो जर्मनी से पीएचडी कर रहा है और जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी यूनिवर्सिटी है विकास हमारी? RWTH आकन यूनिवर्सिटी। हाँ, आकेन यूनिवर्सिटी है, जर्मनी की एक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। विकास, सबसे पहले तो यही है, अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो, लाइक तुम्हारी जो स्कूलिंग वगैरह है, कॉलेज वगैरह है, वो कहाँ से हुआ, एमएससी वगैरह, पोस्ट ग्रेजुएट तुमने क्या क्या किया, वो अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो। Okay, so hello guys. As मुकेश मुझे इंट्रोड्यूस कर ही चुका है, मेरा नाम विकास जांगड़ा है और मैंने ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज से की है। मास्टर्स मुकेश के साथ ही है, एमएससी इन फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और फिर उसके बाद मैंने सेकंड मास्टर्स भी किया है, वो किया मैंने मास्टर इन टेक्नोलॉजी सॉलिड स्टेट मटेरियल्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। So there are like a few questions that will be arising in your minds, like क्यों second masters करने का मौका मतलब जरूरत पड़ी। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स प्रोसीड विद मुकेश क्वेश्चंस। अच्छा, हाँ, तो आपकी स्कूलिंग वगैरह मतलब प्रॉपर कहाँ से हो, इंडिया में कहाँ से स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई, ये सब चीज़ें मतलब? ओके मुकेश, तो मेरा एक तरीके से बैकग्राउंड, मैं हूँ जींद से, हरियाणा अच्छा, डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा जी से। और मेरा स्कूलिंग लाइक आईसीएसई बोर्ड है थोड़ा 10th तक, फिर उसके बाद 12th तक थोड़ा सीबीएसई बोर्ड था, अच्छा डीवी अच्छा सेंट्रल पब्लिक स्कूल। अच्छा अच्छा और उसके बाद का फिर आपको मालूम ही है। और अच्छा। थोड़ा साइंस में इसलिए था, तो थोड़ा फिजिक्स में इसलिए इंटरेस्ट था। ओके, मतलब इंटरेस्ट तो क्या ही है, मतलब एज फार मतलब 12th तक यही होता है कि आइदर तुम आईआईटी दो या फिर ड्यू इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर इन केस अगर आप आईआईटीज में नहीं जाना चाहते हो या इन केस नहीं जा पाए, सो ड्यू इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू आई मीन स्टार्टअप टू मेक योर करियर लाइक बेटर ऑप्शन। यू लॉट ऑफ मतलब तुम्हारे पास काफी ऑप्शंस खुल जाते हैं, यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ लाइक वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड या वन ऑफ द बेस्ट एनवायरनमेंट यू कैन से इन द ग्रेजुएशन लाइफ। तो तुमने अपनी जो बीएससी एमएससी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की बेसिकली, और तुमने फिर उसके बाद एमटेक किया। ठीक है, बिल्कुल। एमटेक किया सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, जो आईआईटी दिल्ली से। अभी राइट नाउ जो तुम जर्मनी में हो, तो जर्मनी में तुम कहाँ पे रह रहे हो? एक कैंपस के अंदर रह रहे हो या कैंपस के बाहर कहीं रहना पड़ रहा है? क्या मतलब यूनिवर्सिटी क्या प्रोवाइड करती है ये चीज़ें जो पीएचडी के स्टूडेंट को? तो थोड़ा मैं डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक यहाँ पे थोड़ा ऑप्शंस होता है, तुम या तो स्कॉलरशिप के बेसिस पे आते हो या फिर एज एन एम्प्लॉय बन के आते हो। सो करंटली मेरी जो पीएचडी है मैं एज एन एम्प्लॉय हूँ यूनिवर्सिटी में, एज साइमल्टेनियसली मैं स्टूडेंट भी रजिस्टर्ड हूँ। बस डिफरेंस क्या रहता है, इनकम में डिफरेंस रहता है। लाइक एज एन एम्प्लॉय यू गेट 100% पेड एंड डिपेंडिंग अपॉन योर 100%, और मतलब अलग अलग परसेंटेज जितना तुम टाइम दे रहे हो पीएचडी को, उसके हिसाब से तुम्हारी स्कॉलरशिप डिसाइड होती है। तो जनरली यहाँ पे जर्मनी में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस अगर आप देखोगे तो ऐसा ही मिलेगा कि यहाँ पे जो हॉस्टल्स हैं, डोम्स हैं, वो आपको नहीं मिलते पीएचडी स्टूडेंट्स को। वो जनरली अलॉटेड होते हैं सिर्फ ग्रेजुएशन और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए। तो पीएचडी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इतना पे करते हैं कि आई मीन आई कैन नॉट से क्लियरली द रीजन बिहाइंड दिस, बट आपको अपने आप से एकोमोडेशन ढूंढनी पड़ती है और वहाँ आप मतलब मतलब आप
ये नहीं है कि हॉस्टल लाइफ में एंजॉय करो, आप खुद से फ्लैट लेके रह सकते हो, खुद से रूम लेके सकते हो, हाउस लेके रह सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आई मीन योर मतलब यदि जो पीएचडी यदि वो फुली फंडेड पीएचडी है, कंप्लीट तुम्हें पैसा मिलता है जो भी तुम्हें, तो मतलब ये वो इनफ है क्या बाहर रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए? तुम्हारा जो ईटिंग फूड वगैरह है और क्लोथिंग वगैरह, रहना वहना सब, उसके लिए क्या इनफ है और तुम बचा भी लेते हो या तुम्हें कुछ ऐड भी करना पड़ता है एक्स्ट्रा? ओके। तो जैसे कि अब मैं इंडिया में भी काफ़ी मतलब पीएचडी स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्ट्स में हूँ, और मुझे अब और ऑब्वियसली वो ग्रेजुएशन मास्टर्स करते वक्त सबको मालूम चल जाता है कि क्या मतलब पूरा सिनेरियो रहता है अपना पीएचडी का इंडिया में। तो एज फार एज मैं इंडिया का पीएचडी और जर्मनी का पीएचडी का कंपेयर करूँ तो लाइक अगर फाइनेंशियल उसमें जाऊं तो काफी मतलब डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे यू आर रियली गेट पेड इनफ, लाइक मोर देन इनफ। in India, I mean, you very well know the amount you get paid in like GRF. लेकिन यहाँ पे ऐसे मतलब तुम्हें कभी ऐसा फील होगा नहीं कि यू आर अंडर लाइक तुम्हें अंडर इनकम दे रहे हैं। मतलब एज फार एज पीएचडी कंसर्न ये थोड़ा सा मतलब 5-6 साल अगर आप मैक्स टू मैक्स मान के चलो, मैक्स टू मैक्स 5 मिनिमम टू मिनिमम लेट्स कंसिडर, तो 4-5 इयर्स का होता है। तो यार पूरी मतलब एक तरीके से अपनी तो जवानी है पूरी वो निकल जाती है। तो ऑब्वियसली ये क्रिटिकल टाइम है। इसका मतलब काफी कुछ चीजें होती है अपने पर्सनल लाइफ में भी, तो एटलीस्ट फाइनेंशियली तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ता है। तो यहाँ इतना पे करते हैं कि तुम्हें नॉट ओनली तुम अपने आप को सर्वाइव कर सकते हो, तुम इतना बचा भी सकते हो, या लाइक योर फैमिली विल बी हैप्पी इनफ विद यू, ओके यू आर लाइक डूइंग समथिंग गुड, ग्रेट जॉब। ओके ओके, मतलब एक टाइप से वो एम्प्लॉयमेंट के जैसा ही है। मतलब जर्मनी में पीएचडी करना एक टाइप से तुम एक एम्प्लॉय हो वहाँ पे, या ठीक है, और बिल्कुल ऐसे तुम्हें, जॉब है, हाँ ऐसे जॉब कंसिडर है, करो। और तुम्हें इनफ मिलता है इतना, तुम घर पे भी सेंड कर सकते हो और मतलब अपना भी तुम। तो विकास, जो सेकंड क्वेश्चन है तुमसे वो ये है कि जर्मनी से पीएचडी करने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए हमें शुरू से लेकर आखिरी तक? मतलब 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, उसके बाद कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया, या बीएससी तुम्हें जो यहाँ पे इंडिया में जैसे बीएससी 3 ईयर की होती है, 3 ईयर प्रोग्राम होता है, क्या वो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट जो बताओ, मतलब जो जो चाहिए पीएचडी के लिए, वहाँ पे पीएचडी अप्लाई करने के लिए? तो मुकेश, वो थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा डिस्कशन हुआ अभी इसके बारे में, क्योंकि मैं नो थोड़ा प्रॉब्लम, डिटेल नो में। प्रॉब्लम, क्योंकि ये देखो ये इंटरव्यू ऐसा है क्योंकि स्टूडेंट को हेल्प होनी चाहिए, ठीक है, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं भाई बाहर से पीएचडी करने के लिए, उनको काफ़ी हेल्प होनी चाहिए। कोई नहीं, थोड़ा लंबा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मुकेश, लाइक पीएचडी का तो ऐसा है कि ये जनरली बाकी एग्जाम्स की तरह तो है नहीं कि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और तुमने एडमिशन ले लिया। सो पीएचडी का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। जैसे कि इंडिया में है कि आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, दैट्स एन एलिजिबिलिटी। लाइक अगर जनरल वो प्रोसेस देखे तो एक तरीके से किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पीएचडी लेने जाओगे तो जेआरएफ है, जेस्ट है, दे आर डिफरेंट एलिजिबिलिटी एग्जाम्स एक्चुअली। अगर तुमने एग्जाम्स क्लियर किए हैं तो डजंट मेक कि तुम्हारा मतलब ये थोड़ा एड ऑन हो जाता है कि आप इंटरव्यू के टाइम दोगे तो इंटरव्यू के टाइम आपका बूस्ट अप होगा, एक तरीके से ऐड ऑन होगा, काफी 50-60% इसका वेटेज ऐड हो जाता है। उसके बाद फिर तुम्हारा इंटरव्यू भी होता है। सो ये इंडिया में थोड़ा प्रोसेस रहता है अपना पीएचडी लेने का। बाहर का थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं। तो एज अ केस लाइक 10th के डॉक्यूमेंट्स आर जस्ट लाइक नेसेसरी फॉर द डेट ऑफ बर्थ, दैट्स इट। बाकी 12th के ऑब्वियसली 12th के डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, सेकेंडरी जो एग्जाम है। देन ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। देन मास्टर्स भी इम्पोर्टेंट है। लाइक कुछ बच्चे मास्टर्स करते करते लाइक लास्ट सेमेस्टर में होते हैं तब अप्लाई करते हैं, एंड अंटिल दे गेट एडमिशन थोड़ा एडमिशन प्रोसेस भी लंबा होता है। लाइक अगर तुम्हारा कंफर्मेशन हो रहा है पीएचडी का तो 3-4 महीने थोड़ा लगते हैं थोड़ा सब कुछ करने में, एनरोलमेंट लेने में यूनिवर्सिटी में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा मतलब ठीक है, मतलब मास्टर्स के डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी होते हैं। एंड कंसिस्टेंट अच्छी लाइक मार्किंग रहे तुम्हारे मार्कशीट्स में, ग्रेड शीट्स में थोड़ा अच्छी रैंकिंग रहे, लाइक अच्छे मार्क्स रहे तो काफी अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। सो एज फार एज पीएचडी को अप्लाई करने की लाइक क्राइटेरिया आता है तो डिफरेंट डिफरेंट लाइक वेज होते हैं। ठीक है, लाइक सपोज तुम मास्टर्स में अपने प्रोफेसर के कॉन्टेक्ट्स में हो, सो दे कैन रिकमेंड यू ओके हेयर एंड हेयर की हमारे अच्छा टॉपिक है, ये प्रोफेसर अच्छे हैं इस कंट्री में, ये इस यूनिवर्सिटी में इस डिपार्टमेंट में इस टॉपिक पे काम चल रहा है। तो तुम अपने प्रोफेसर्स की हेल्प ले सकते हो, वो सबसे लाइक मेजर ऑप्शन रहता है बच्चों के पास। तो अपने प्रोफेसर्स की हेल्प लो, उनसे पूछो कि कहाँ क्या काम चल रहा है। आई एम इंटरेस्टेड इन मैग्नेटिज्म और एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, सो लाइक मैग्नेटिज्म में ये चल रहा है, तो ये अपने प्रोफेसर्स की हेल्प ले सकते हो। देन यू गेट टू नो कि क्या पूरा प्रोसीजर है पीएचडी में एडमिशन लेने का, कि तुम्हें कैसे कांटेक्ट करना है,
कैसे उनका अगर फिर उन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे आपका इंटरव्यू लेते हैं या फिर इन सब चीज, सो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं आपका पीएचडी में लेने में। जो वेज मैं जानता हूँ मैं आपको अब थोड़ा बता देता हूँ। जैसे हम मास्टर्स में थे तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो हमेशा हाईली रिकमेंडेड होती है कि जब भी तुम मास्टर्स में हो तो हमेशा इंटर्नशिप करो या फिर कोई प्रोजेक्ट वर्क हमेशा आपका होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता उसके बिना आप पीएचडी नहीं ले सकते, आप ले सकते हो, बट दैट मतलब मैं ये जितना मैंने देखा है आसपास में मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ सब लोगों का मेजर यही रहा है कि प्रोजेक्ट हुआ है, इंटर्नशिप है, आपका रिसर्च, कुल मिला के इनका मतलब होता है एक रिसर्च एक्सपीरियंस गेन करना, कि आपने लैब में किसी ना किसी टाइप का रिसर्च एक्सपीरियंस गेन किया है। तभी जाके प्रोफेसर, फॉरेन प्रोफेसर आपको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मैंने ट्रेंड देखा है यहाँ पे मास्टर्स में, यहाँ पे मास्टर्स 2 साल की नहीं होती है एज फार एज जर्मनी इज कंसर्न। तो यहाँ पे मास्टर 2 साल की नहीं होती, 2.5 साल 3 साल एक्सटेंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक तरीके से बच्चे अपना प्रोजेक्ट वर्क काफी करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू अपना लैब रिसर्च एक्सपीरियंस काफी गेन करते हो। तो अगर आपको उन बच्चों को कम्पीट करना है तो आपको अपने मास्टर्स में इस टाइप का प्रोजेक्ट या फिर कोई इंटर्नशिप जरूर करना चाहिए। तो उस वो मतलब आपका कहने का मतलब ये है, यदि इंटर्नशिप वगैरह होगी, कोई प्रोजेक्ट होगा तो काफी इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, बाहर बिल्कुल से अप्लाई करना, पीएचडी के लिए अप्लाई करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल भी है, यदि तुम नहीं करते हो तो भी ऐसा नहीं है भाई तुम अप्लाई नहीं कर सकते, फिर भी तुम बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। बिल्कुल मुकेश। हम्म, तो ये थोड़ा वही मैं कहता हूँ, ये थोड़ा तो नहीं कहूंगा लेकिन काफी इम्पैक्ट क्रिएट करता है सामने प्रोफेसर्स के हम्म, उसमें इमेज पे। हम्म, सो दूसरा जो सीन रहता है कि अप्लाई करने का, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। एक तो मैंने आपको मेथड बता दिया कि आपके प्रोफेसर्स के थ्रू आप उनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, उनके थ्रू आप जा सकते हो कि ओके मैं रिकमेंडेशन ले सकते हो, उनसे सजेशन ले सकते हो। हम्म। देन तुम्हें दूसरा प्रोसेस रहता है कि तुम इंडिविजुअली अपना जो भी तुम्हारा मतलब टॉपिक में इंटरेस्ट है, रिसर्च इंटरेस्ट है, जिस पे वो तुम तुम इंटर्नशिप कर रहे हो, मतलब जो तुम्हें प्रोजेक्ट किया है। एग्जैक्टली हम्म, उसके अकॉर्डिंग तुम अपने लाइक डिफरेंट जिस जिस यूनिवर्सिटीज को आप सर्च कर सकते हो, किस कंट्री में जाना है आपको, यूएस जाना है, यूके जाना है, यूरोपियन कंट्रीज जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, हम्म, लाइक कोरिया जाना है, जापान जाना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटी सर्च करो, डिपार्टमेंट्स में प्रोफेसर्स की रिसर्च ऑनगोइंग एक्टिविटीज को देखो कि क्या किस टॉपिक आपका जो रिलेटेड इंटरेस्ट टॉपिक है कि वो उस टॉपिक पे काम कर रहे हैं नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्या करना होता है कि इंडिविजुअली प्रोफेसर्स को मेल करना होता है। अब हम्म, मेल में क्या करना होता है वो मैं बताता हूँ आपको। हम्म। मेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप स्टार्टिंग में कोई भी मेल करते हो तो एक अपना सीवी जरूर बनाते हैं, सीवी और या फिर रेज्यूमे कह सकते हो आप। सीवी रेज्यूमे मोटिवेशनल लेटर, या जो मोटिवेशनल लेटर, और ये मतलब एक ही चीज है आई थिंक मेरे डॉक्यूमेंट हिसाब सीवी। से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक सीवी। तो सीवी एक होता है कि आपका पूरा हिस्टोरिकल, आपकी क्या एक्टिविटीज रही हैं, आपने किस किस। सीवी में जो प्रोफेसर, अगर कोई भी प्रोफेसर होता है, उनका मेन टारगेट जो रहता है वो उसी चीज को देखते हैं कि आपने रिसर्च में क्या रिसर्च एक्सपीरियंस, पास्ट में क्या रिसर्च एक्सपीरियंस गेन किया आपने, कि आपने कोई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, आपने इंटर्नशिप की है, आपके क्या एज फार एज स्टडी बैकग्राउंड इज कंसर्न, आपका अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, नॉट ओनली इन लाइक मास्टर्स, इन हम्म, ग्रेजुएशन ऑल्सो। सो हम्म, दिस रियली लाइक हाईलाइट्स कि आपका कितना रिसर्च एक्सपीरियंस, कितना आप मोटिवेटेड हो। हम्म, सेकंड डॉक्यूमेंट इज लाइक मोटिवेशन लेटर। जैसे कि मुकेश आपने कहा कि मोटिवेशन लेटर इंपॉर्टेंट होता है कि आप रियली क्यों इंटरेस्टेड हो, जिस भी प्रोफेसर को आप मेल कर रहे हो आप क्यों इंटरेस्टेड हो उसकी हम्म, लैब में काम करने के लिए, एज अ पीएचडी पोजीशन गेन करने के लिए। तो उसमें आपको थोड़ा हाईलाइट करना होगा कि आपका इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, लाइक यू हैव रेड अ लॉट ऑफ लाइक यू हैव, तुम अपने पास में भी ये काम अगर कर चुके हो तो लाइक इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क में आप ये हम्म, काम कर चुके हो, तो आप ये काम कर चुके हो तो आपका मोटिवेशन बिल्डअप हुआ है। और आपने उस प्रोफेसर का, और मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप उस प्रोफेसर के लैब में जाना चाहते हो तो आपको ये भी देखना होगा कि उस प्रोफेसर का काम एक्चुअली में है भी क्या। आप हम्म, हवा में नहीं फेंक सकते कि मुझे आपके लैब में आना है, नहीं। आपने उसका काम देखा होगा, उसके रिसर्च पेपर्स पढ़े होंगे, तब जाके आपको उसके काम में इंटरेस्ट आया है। तो आपको ये सब मेंशन करना होता है। ये मोटिवेशन लेटर कुल मिला के तुम्हें प्रोफेसर को जैसे ही पढ़े, ज्यादा लंबा हम्म, नहीं होता, सिर्फ 1 पेज का होता है। हम्म, तो बस जैसे ही प्रोफेसर अगर पढ़े तो उनको बस ऐसे लगना चाहिए कि हाँ भाई द स्टूडेंट इज हाईली मोटिवेटेड टू लाइक टू जॉइन माय लैब। हम्म। तो मतलब ये ये सब है, प्रोसेस है। कहने का मतलब ये, मतलब हमें पहले सर्च करना होगा उस प्रोफेसर का, जिसको हम मेल लिख रहे हैं, उसको उसका हमें पहले देखना होगा क्या जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम इंटरेस्टेड है, उस प्रोजेक्ट पे काम वहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि हो रहा है फिर हम वो सारा रिसर्च करके फिर मेल, हम मतलब इंडिविजुअल प्रोफेसर को हमें इंडिविजुअल अलग अलग मेल लिखना होगा।
क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं आज के टाइम में कि सेम मेल ही लिख देते हैं और हर एक प्रोफेसर को सेंड कर देते हैं सेम मेल लिख के, कोई मतलब मेहनत नहीं करते अलग अलग। तो मतलब इंडिविजुअल प्रोफेसर को इंडिविजुअल मेल लिखना होगा और तुम्हें उनका देखना होगा क्या काम चल रहा है और क्या मेरा जो प्रोजेक्ट है जो मैं कर रहा हूँ काम, ठीक है, वो क्या उनसे रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, मतलब थोड़ा ये यहाँ बात। पे मैं क्लैरिफाई करूंगा मुकेश। लाइक जैसे भी तुमने इंटर्नशिप किया, प्रोजेक्ट किया, किसी भी टॉपिक पे किया, हम्म उसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई प्रोफेसर ढूंढना है, ओके जरूरी नहीं है। तो मास्टर मास्टर कुल मिला के एक तरीके से आपको थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल नॉलेज गेन करने का काम करती है मास्टर्स। पीएचडी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो मोस्ट ऑफ द केसेस, 80% ऑफ द केसेस ऐसा देखा गया है कि आपका जो आपका मतलब टॉपिक था प्रोजेक्ट का, वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा आपके पीएचडी टॉपिक से। तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपको बस आपको अपने इंटरेस्ट से हिसाब से देखना है कि आपको कौन से टॉपिक में इंटरेस्ट है। उसके आगे पीछे भी थोड़ा चलता है, क्योंकि ओके पीएचडी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बिल्कुल अलाइन हो जाती है। ये नहीं है थोड़ा वास्ट टॉपिक चलता रहेगा, नहीं है। जैसे जैसे पीएचडी के इयर्स बढ़ते रहते हैं तो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कंसाइज होते रहते हो। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये भी मतलब बना के रखना पड़ेगा कि मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, इस टॉपिक को भी ले सकता हूँ, इस टॉपिक को भी ले सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आपको तो जरूरी नहीं है जो आपने प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप की है उसके हिसाब से देखो, जो आपका रिसर्च इंटरेस्ट है उसके आगे पीछे भी प्लस माइनस लेके चलो सारे टॉपिक्स को। और मतलब जैसे ही आपको मतलब, क्योंकि आप पीएचडी करोगे तो आपको अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, ओके हाँ, कि क्यों मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ। मतलब ये बेसिकली यही है जो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। अच्छा, इंटर्नशिप तुमने किसी भी टॉपिक में की हो कोई मतलब नहीं है, पर वो मेंशन कर सकते हो मैंने इसमें काम किया है तुम। हाँ पर बिल्कुल। वो है तुम्हारा जो इंटरेस्ट है जिस टॉपिक में वो तुम चूज करो और उसके लिए तुम प्रोफेसर्स को मेल लिखो, इंडिविजुअल प्रोफेसर। तो विकास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि देखो पीएचडी दो टाइप, जैसे कुछ लोग पीएचडी अप्लाई करते हैं सेंट्रलाइज एप्लीकेशन होते हैं कुछ, और कुछ जो इंडिविजुअल प्रोफेसर को हम मेल लिख के अप्लाई करते हैं। तो तुम्हारा जो बेसिकली था वो इंडिविजुअल प्रोफेसर को मेल लिखा तुमने, ठीक है। और भी कोई मेथड है पीएचडी के मतलब बाहर से करने के, या इंडिविजुअल प्रोफेसर के थ्रू ही हम जा सकते हैं? और थोड़ा इस बारे में तुम बताना चाहोगे? ओके मुकेश, जैसे कि मैं और भी ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ, लेकिन जैसे मेरा प्रोसेस था, मेरे प्रोसेस पे भी आऊंगा कि मैंने क्या क्या प्रोसेस इंप्लीमेंट किया था एडमिशन लेने के लिए। हम्म तो जैसे मैं आपको एक तो बता चुका हूँ कि आप अपने जैसे मास्टर्स कर रहे हो तो कीप इन टच विद योर प्रोफेसर्स, जिस भी तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट है। हम्म सेकंड है कि आपका हमेशा की रिकमेंडेड रहता है कि कोई ना कोई इंटर्नशिप करो, कोई समर प्रोग्राम, कुछ ना कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस हमेशा गेन करने की कोशिश करो अपने मास्टर्स के थ्रू। यदि तुम्हें बाहर से पीएचडी करनी है तो कुछ ना कुछ समर में या कोई भी इंटर्नशिप वगैरह करो, जरूर करो बिल्कुल उसको, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो वो जो टाइम है। बिल्कुल मुकेश। तो ये थोड़ा ये भी एड ऑन होता है। फिर चीजें रहती हैं कि जैसे कई बार होता है कि बच्चे मास्टर्स के थ्रू आउट नहीं कर पाते इतना रिसर्च एक्सपीरियंस गेन, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एज ए किसी ना किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके प्रोजेक्ट ले लेते हैं कुछ, या फिर सेम यूनिवर्सिटी में लाइक 6 मंथ्स का, 7 मंथ्स का, डिपेंडिंग ऑन। और अगर आपका जैसे आपने कोई इंटर्नशिप की या प्रोजेक्ट वर्क किया अपने मास्टर्स के प्रोग्राम में, अगर आपका पेपर है, आपका पेपर पब्लिश हो जाता है, तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं होती। लाइक इट इज द मतलब तुम्हारे पास एक आइस ब्रेकर है कि तुम अपने सीवी में ये चीज डाल सकते हो। एंड ऑब्वियसली ये बहुत सबसे बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर रहता है कि सामने प्रोफेसर को अगर आपको इम्प्रेस करना है तो अगर पेपर पब्लिश हो जाता है तो वो सबसे बेस्ट चीज रहती है। ओके। तो ये सब ऑप्शंस हैं। और इनके अलावा लाइक इंडिविजुअल तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको इंडिविजुअली प्रोफेसर को मेल करना है। फिर अगर आपको जैसे इंडिविजुअल प्रोफेसर्स को मेल करने के बाद क्या सक्सेस रेट रहती है आपका, आपके दिमाग में ये भी रहता होगा। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है कि काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं हमने 200-300 मेल भी किए, कई कहते हैं हमारा 20-30 में भी रिप्लाई आ गया, कई कहते हैं हमने 100-200 मेल किए फिर भी रिप्लाई नहीं आ रहा। तो मतलब ये क्या, मतलब क्या सक्सेस रेट है, मतलब ये कैसे, मतलब कैसे मेल करना चाहिए? क्या ये मेल पे डिपेंड करता है, मेल करने पे डिपेंड करता है, या तुम्हारे काम पे कैसे, किस पे डिपेंड करता है ये सब चीज़? ओके मुकेश, तो जैसे अब मैं थोड़ा सा मेरे जैसे मैंने कैसे पीएचडी में एडमिशन लिया, तो मैं थोड़ा उस प्रोसेस पे भी आऊंगा। वो थोड़ा प्रोसेस हटके है, लेकिन आज फिर इसका चीज का आंसर मैं थोड़ा आपको आगे दूंगा। ठीक है मुकेश। ओके ओके। तो मेरा जैसे मैंने अभी जैसे मास्टर्स मुकेश के साथ ही की थी, डीयू से ही। हाँ तो हाँ है। मेरा हाँ थोड़ा सा केस क्या था कि फिर मैंने सेकंड मास्टर्स की मास्टर इन टेक्नोलॉजी दिल्ली से, आईआईटी आईआईटी दिल्ली से। दिल्ली से। लेकिन क्यों जरूरत पड़ी मुझे,
एज ए टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने बिल्कुल भी प्री प्लान नहीं था कि मैं मास्टर्स कर सेकंड मास्टर्स करूंगा, मैं एमटेक में एडमिशन लूंगा। ये सब एक किस्मत का खेल था कि मेरा जो जेआरएफ क्लियर हुआ वो था जैसे मैंने जून में एग्जाम्स, मई में एग्जाम्स दिए उसके मास्टर्स एमएससी के लास्ट सेमेस्टर में, तो मेरा क्लियर भी वही वाला हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट थोड़ा लेट आया, ऑब्वियसली लेट आता है। जून का रिजल्ट आया था नवंबर में, तो तब तक के लिए मतलब बस एज अ टाइम पास तो मैंने एडमिशन ले चुका था मैं ऑलरेडी। वो गेट बेसिस पे होता है एमटेक में एडमिशन जो होता है आईआईटी दिल्ली में, वो गेट बेसिस पे होता है। तो उस गेट बेसिस, जो गेट में रैंक आई थी उसके बेसिस पे मैं ऑलरेडी एडमिशन ले चुका था। मतलब ऐसा कि खाली ना ही बैठो, आईआईटी दिल्ली का एक्सपीरियंस भी ले लेंगे, थोड़ा हॉस्टल लाइफ थोड़ा है, थोड़ा कैंपस भी देख लेंगे आईआईटी दिल्ली बिल्कुल का। बिल्कुल। तो उसके मेरा भी प्लान यही था कि मेरा जैसे जेआरएफ का रिजल्ट आ जाएगा, और मैं श्योर भी था क्योंकि मेरे काफी ठीक नंबर थे, मार्क्स थे, तो मैं श्योर भी था एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा, जेआरएफ हो जाएगा, तो मैं अपना इंटरव्यू की तैयारी करूंगा पीएचडी के लिए। तो मेरा ये प्लान था थोड़ा सा। लेकिन ओके, अब मेरा प्रोसेस क्या रहा वो ये था कि आईआईटीज में जब एमटेक, जितने भी आईआईटीज हैं और एमटेक, स्पेशली एमटेक के जो कोर्सेज हैं उनमें अगर आपने लाइक टॉप किया है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको नेक्स्ट ईयर जो सेकंड ईयर होता है पूरा एमटेक का, प्रोजेक्ट वर्क होता है, पूरा प्रोजेक्ट वर्क होगा। फर्स्ट ईयर में पूरा कोर्सेज वर्क होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर मेरा अपने आप, मतलब मैंने कुछ ज्यादा मेहनत की नहीं, लेकिन वो टॉप हो गया। तो आपको चांस मिलेगा कि आपकी आईआईटीज का जो है तो टाई अप है कुछ जर्मन यूनिवर्सिटीज के साथ, जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, टीयूज हैं, उनका कोलैबोरेशन है, उनका आपस में लिंक है एक टाइप से। तो लाइक उनको टेक्निकल यूनिवर्सिटीज बोलते हैं, तो उनके साथ कोलैबोरेशन है। तो उनका ये होता है कि आप वहां पे जा सकते हो अपना सेकंड ईयर में पूरा प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए, आप वहां पे जा सकते हो जर्मनी में, टीयूज में। तो इसका प्रोसेस क्या रहा है तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो इसलिए मेरा तो थोड़ा ऐसा रहा है कि फिर मैंने सोचा कि इंडिया से पीएचडी करने की बजाय मेरे को आईआईटीज में हर किसी ने रिकमेंड किया था कि आप बाहर जाओ, ट्राई टू कंप्लीट योर मास्टर्स फर्स्ट, डजंट मैटर वो 1 ईयर 2 ईयर एक्स्ट्रा ले लेगा, डजंट मैटर, लेकिन आप अगर बाहर से पीएचडी करोगे। तो जितने भी मेरे आईआईटीज में कॉन्टैक्ट्स थे या फिर डीयू में भी थे, तो उन्होंने सबने रिकमेंड किया कि आप मास्टर कंप्लीट करो और अपना बाहर से ही मतलब पीएचडी करने की कोशिश करो। तो तुम्हारे मतलब तो तुम्हारे दिमाग में पहले से, जब तुम मास्टर कर रहे थे, तो पहले से दिमाग में था कहीं ना कहीं बाहर से पीएचडी करनी है, या मतलब हाँ मुकेश, बाद तो में? वही है। देखो जैसे मेरे काइंड के स्टूडेंट्स, मेरे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बाहर से पीएचडी करूंगा। मेरा हमेशा यही रहा कि ओके यहाँ पे जेआरएफ, हमारा मतलब माइंडसेट वही होता है मास्टर्स के बच्चों का। वो कुछ अगर 100% बच्चे हैं तो 100% में से 1-2% ही बच्चे जाने के बाहर सोचते हैं, एंड दे ओनली कीप इन टच विद प्रोफेसर्स। सब बच्चे नहीं सोचते, सब बच्चे सोचते हैं कि ओके जेआरएफ क्लियर करना है, जेस्ट क्लियर करना है, गेट क्लियर करना है, या तो जॉब लेनी है गेट के थ्रू, या फिर जेआरएफ करके अपना पीएचडी लेनी है, आईआईएससी में लेनी है, आईयूका में लेनी है, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा क्या फील्ड है, मतलब इन आईआईटीज में लेनी है। तो वही रहता है, तो माइंडसेट जनरली मोस्टली बच्चों का वही रहता है। तो इसलिए भी ये थोड़ा आप मोटिवेटेड रहोगे कि आपको मतलब एक तरीके से मास्टर करते हुए मतलब अगर आप बाहर जाते हो, अगर किसी भी, देखो इंडिया से भी एक एडवांटेज है। मैं ये नहीं कहूंगा इंडिया के ये पीएचडी नहीं, इंडिया की भी बहुत अच्छी लाइक इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब और काफी अच्छा मतलब रिसर्च एक्सपीरियंस आपको मिलता है पीएचडी के थ्रू भी। सो बट लाइक टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब सब बच्चे बोलते हैं कि बाहर से करो। ऑब्वियसली अगर बाहर से आपको क्यों डिफरेंस होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों डिफरेंस है थोड़ा इंडिया के पीएचडीज में और बाहर के पीएचडीज में। ये मैं थोड़ा उसके लाइक एक्सपीरियंस से आपको चीजें बताऊंगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तो मेरा थोड़ा यही था कि तो फिर मैंने अपना कोशिश की मैं अपनी मास्टर्स में रहूं। मैं जेआरएफ हुआ क्लियर, लेकिन मैंने बिल्कुल किसी की यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई नहीं किया। तो मैंने मास्टर्स को कंटिन्यू रखा और फिर उस प्रोजेक्ट के थ्रू मैं आया यहाँ पे। मैंने पूरा मतलब यहाँ पे वो किया, मैंने अपना प्रोजेक्ट वर्क किया और काफी अच्छा प्रोजेक्ट वर्क हुआ। तो उसके बेसिस पे मेरे को पीएचडी भी मिली। तो तेरा ये बूस्ट अप मतलब काफी अच्छा, मतलब एक टाइप से ये जो मतलब आफ्टर जो तुमने एमएससी के बाद तुमने एमटेक में एडमिशन लिया और वहाँ से तुमने प्रोजेक्ट किया जर्मनी में, जो कोलैबोरेशन था उनके थ्रू, ठीक है, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल था यहाँ से जर्मनी से पीएचडी करने के लिए। अच्छा, मतलब हाँ चलो। तो मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट वर्क किया इसलिए मुझे मिला, नहीं। मैंने मैक्सिमम कॉन्टेक्ट्स में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंडिया से रिसर्च एक्सपीरियंस गेन किया है मास्टर के थ्रू, और फिर उन्होंने आके यहाँ पे एडमिशन भी लिया है।
कुछ कुछ लाइक कांटेक्ट मतलब में है? एमएससी के साथ में उन्होंने कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस गेन किया है, कोई इंटर्नशिप के थ्रू या कैसे भी कोई प्रोजेक्ट किया या कोई पेपर पब्लिश, मतलब कुछ वो बहुत ही रेयर केस में होता है पेपर हाँ पब्लिश, बिल्कुल मुकेश। लेकिन मतलब उसके थ्रू मतलब उन्होंने एडमिशन लिया। जरूर नहीं है तुम्हें एमटेक में एडमिशन लेना है, तुम आफ्टर एमएससी के साथ में कोई रिसर्च एक्सपीरियंस ले लो और तुम अप्लाई कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिविजुअल प्रोफेसर को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, मेल कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये है भाई, हमें रिकमेंडेशन चाहिए होती है, 2 या 3 रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रोफेसर्स की। क्या ये मस्ट है या इसके बिना भी काम चल जाता है? अच्छा मुकेश, जैसे अब ये प्रोसीजर पे आ जाते हैं कि पीएचडी का प्रोसीजर क्या होता है। हम्म। तो प्रोसीजर वही है कि आपको मैंने बताया, अगर आपको इंडिविजुअल मेल करना है तो आपको मतलब सीवी बनाना पड़ेगा, मोटिवेशन। तो उसके हम्म। बाद का जो काम होता है, हम्म। उसके बाद का जो काम होता है वो ये होता है कि अगर प्रोफेसर को आपका सीवी, पहले बात तो प्रोफेसर से लाइक आप जैसे आपने ये बात भी बोली थी कि काफी सारे मेल्स करने पड़ते हैं तब आपको मतलब काफी कम सक्सेस रेट मिलती है। हम्म। एक्चुअली ये फैक्ट है, प्रोफेसर्स के बाद बहुत बिजी रहते हैं, काफी कम टाइम रहता है कि किसी की उसको सीवी को पढ़ें, किसी की मेल को पढ़ें। तो हमेशा इसलिए चीज होती है कि आपको जो मोटिवेशन लेटर चाहिए वो आपको मोटिवेशन लेटर और सीवी, दिस इज द ओनली फर्स्ट टू थिंग्स द प्रोफेसर सीज, और इनको देखते ही उसके मन में तुरंत ये इम्पैक्ट आ जाना चाहिए कि ओके दिस कैन बी, दिस स्टूडेंट कैन बी कंसिडर्ड लाइक टू बी इंटरव्यूड और समथिंग लाइक टू, मतलब प्रोसेस फॉलो करने के लिए। तो उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन प्रोफेसर टू प्रोफेसर आपका मतलब इंटरव्यू ले सकता है वो, उसके बाद की फॉर्मेलिटीज डिपेंडिंग, मतलब यूनिवर्सिटी कौन सी है, प्रोफेसर कौन सा, डिपार्टमेंट कौन सा, उसके बाद का प्रोसेस आपका फॉलो होता है। सो आप बहुत सारे प्रोफेसर्स को मेल करते हो तो इट इज फैक्ट, इट इज ट्रू फैक्ट दैट कि आपको बहुत कम रिप्लाईज आते हैं, और ये इसीलिए आते हैं क्योंकि प्रोफेसर बहुत बिजी होते हैं और आप अकेले स्टूडेंट नहीं हो जो कि मेल कर रहा है। बहुत सारे वर्ल्ड में ऑल अराउंड द वर्ल्ड काफी स्टूडेंट्स मेल करते हैं उस प्रोफेसर्स को, इसलिए सक्सेस रेट को कम माना जाता है थोड़ा। बट अगर आपको कोई थोड़ा सा कहीं से भी पॉजिटिव मिलता है कि ओके ऐसा ऐसा हो सकता है, देन आपको उस प्रोसेस को जरूर मतलब फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए, फॉलो से करने के लिए। अगर दूसरा ऑप्शन पे आता हूँ मुकेश में, देर आर ओपन पोजिशन ऑल्सो, लाइक पूरे वर्ल्ड में, इनफैक्ट आईआईटीज में भी, इंडिया में भी ओपन पोजिशन में निकलती हैं कि ऐसा ऐसा है हमारे पास है, ये पोजीशन है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ओपन पोजीशंस का क्या प्रोसेस रहता है, उनका प्रोसेस सिंपल सा है, आप अप्लाई करो, आपको अपना सीवी देना पड़ेगा, आपको अपना मोटिवेशन लेटर देना पड़ेगा, प्लस आपको रिकमेंडेशन लेटर भी देने पड़ेंगे। मतलब वो काफी हेल्पफुल होगा कंपल्सरी नहीं यदि है, दोगे तो, तुम कंपल्सरी नहीं है। बिल्कुल, मतलब वो डिपेंडिंग पोजीशन टू पोजीशन वो क्या मांग रहे हैं वो डिपेंड करता है। ओके। और रिकमेंडेशन लेटर का क्या होता है कि आपको जनरली होता क्या है कि आप जो अपना मास्टर्स में काम करते हो तो ट्राई टू बी लाइक इन टच विद द प्रोफेसर्स, क्योंकि प्रोफेसर्स होते हैं जो कि आपको रिकमेंडेशन देते हैं, और रिकमेंडेशन एक सिंपल सा फैक्टर है, सिंपल सा प्रोसेस। दूसरा जिस प्रोफेसर के साथ आप पास आप अप्लाई कर रहे हो कि वो बताएगा कि रिकमेंडेशन लेटर का पर्पस रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहता। तो आपको हमेशा एक इन टच विद कम से कम 2-3 प्रोफेसर के साथ इन टच रह पड़ता है, आपको रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, आपको पीएचडी में रिकमेंडेशन लेटर्स देने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी होता है। तो फिर आपका जैसे ओपन पोजीशन से निकलते हैं उनके लिए आप अप्लाई करो, आपका इंटरव्यू लेंगे कि आपको कितनी नॉलेज है, आपने पास्ट में क्या रिसर्च एक्सपीरियंस है, डिपेंडिंग ऑन सारे फैक्टर्स वो डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे को चूज करेंगे, वो ओपन पोजीशंस का क्राइटेरिया रहता है। तो मैं आपको 3 वेज बता चुका हूँ, आपके प्रोफेसर्स के थ्रू, इंडिविजुअल मेल के थ्रू, और ये एक ओपन पोजीशंस का ओपन जो पोजीशन। निकलती है। ओके। तो बिल्कुल। और इनके मेरा थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है, और मेरा प्रोसेस मुकेश क्या रहा है कि मैंने यहाँ पे आके प्रोजेक्ट वर्क किया, जिस प्रोफेसर के नीचे मैंने प्रोजेक्ट वर्क किया उसको मेरा काम पसंद आ गया, he loved like कि he is a nice student, he can do a lot of work। सो मेरे यहाँ पे मेरा पीएचडी लाइक मुझे इस प्रोसेस के गो थ्रू बिल्कुल नहीं होना पड़े कि मेरे को इंडिविजुअल मेल अप्लाई करनी पड़ रही है या फिर मेरे को किसी इंटरव्यू के गो थ्रू होना पड़ रहा है, बिकॉज आई ऑलरेडी लाइक प्रेजेंटेड माई वर्क ओवर हेयर कि मैंने क्या किया है। So the professor already liked me, and so he told me just you are most welcome to my lab for PhD if you want to carry out. So I just grabbed the opportunity. So मेरा थोड़ा process ये थोड़ा different रहा है just because like IITs के डार्ड के थ्रू प्रोग्राम के थ्रू। ओके। ये थोड़ा सा डिफरेंस। तो डार्ट के बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो बहुत सारे तरीके हैं, मतलब पीएचडी में बाहर से पीएचडी करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, मतलब इंडिविजुअल प्रोफेसर के थ्रू जा सकते हो, ओपन सोर्स के थ्रू जा सकते हो, या तुम कोई प्रोजेक्ट कर लो आईआईटी में, या आईआईटी में प्रोफेसर के साथ कोलैबोरेशन है, बाहर से एक प्रोजेक्ट कर लो, उस प्रोजेक्ट के थ्रू जा सकते हो। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ वे टू डू पीएचडी फ्रॉम जर्मनी एंड यूरोपियन कंट्रीज।
ठीक है, तो इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास तुमसे वो है, हाँ इंटर्नशिप वाला हो गया, तुमने भाई प्रोजेक्ट किया, वो इंटर्नशिप करनी चाहिए, इंटर्नशिप वाला क्वेश्चन था भाई, इंटर्नशिप करनी चाहिए यदि तुम्हें फायदा होता है उस चीज का, यदि तुम बिल्कुल। इंटर्नशिप करते हो तो एक पॉजिटिव, एक प्लस पॉइंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। और जनरली जब हम इंडिविजुअल प्रोफेसर को अप्लाई करते हैं, तुम थोड़ा सा, तुम इस थ्रू नहीं गए लेकिन तुम बता पाओगे इसका आंसर, जैसे हम जब इंडिविजुअल प्रोफेसर को हम अप्लाई करते हैं और हम मेल लिखते हैं, उनका रिस्पांस आता है, फिर उसके बाद हमें इंटरव्यू के लिए कोई ऑनलाइन कॉल होती है या कैसे होता है इंटरव्यू, मतलब थोड़ा इस बारे में तुम बता पाओ तो। ओके, तो वैसे तो इस चीज के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मुकेश, क्योंकि जैसे जैसे अगर आपका जैसे ये होता है कि प्रोफेसर्स को आपको ओके कि आगे की मतलब स्टेप्स कैरी आउट करने का प्रोफेसर का मन है कि लेट्स इंटरव्यू दिस। जैसे मैंने भी एक टाइम था कि मैंने भी ऐसे नहीं कहूंगा कि मैंने इंडिविजुअल मेल नहीं किया, although my professors I already had a PhD, but I still like, okay, let's carry out somewhere, let's see how it goes. It was just like that because I was empty handed like for a few months. तो मैंने भी काफी प्रोफेसर्स को मेल किया है, एंड फॉर्चुनेटली लाइक अगर मैंने 50 मेल्स की हैं तो 5-6 का रिस्पॉन्स आया है। तो रिस्पॉन्स ऐसे आता है कि कुछ प्रोफेसर्स बोलते हैं ओके मुझे आई डोंट हैव ओपन पीएचडी पोजीशन, बट ओके इफ जैसे यूके यूएस का क्राइटेरिया रहता है, यूके यूएस का क्या क्राइटेरिया रहता है कि आप अप्लाई करो प्रोफेसर के थ्रू, आप इंडिविजुअल प्रोफेसर को मेल करो, अगर उसका रिप्लाई बैक आ रहा है, ओके पॉजिटिव रिप्लाई बैक आ रहा है, मेरे पास पॉजिटिव रिप्लाई बैक कैसे आता है कि मेरे पास पीएचडी पोजीशन तो नहीं है, बट आई कैन कंसीडर यू इफ यू कैन अरेंज स्कॉलरशिप्स। अब वो अगर वो अलग प्रोसेस होता है कि आपको स्कॉलरशिप कैसे अरेंज करना है। अगर प्रोफेसर डायरेक्ट आपको प्रोफेसर को आपकी जैसे आपका पूरा पसंद आ गया कि आपका जितना बायोडाटा है, फिर वो कहेगा कि ओके आई वी हैव टू इंटरव्यू देन ओनली वी कैन डिसाइड। तो वो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको जूम लिंक, अगर ऑनलाइन ऑब्वियसली ऑनलाइन इंटरव्यू होता है मोस्टली केसेस में, तो आपको लिंक भेजेंगे, उस लिंक पे आप ज्वाइन करो, जैसे अब आजकल जैसे जूम मीटिंग में चल रहा है या गो टू मीटिंग, जो भी आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, तो आपको लिंक भेजेंगे, आप ज्वाइन करो, आपको इंटरव्यू करेंगे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और एज फार एज जैसे प्रोफेसर्स बोलते हैं कि मेरे पास ओपन पोजीशन तो नहीं है, तो मैं आपको कैसे फंड करूंगा, क्योंकि फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पीएचडी के टाइम पे, फंडिंग इज समथिंग जो आपको इनकम मिलेगी। तो उस केस में क्या करना होता है कि आपको डिफरेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपको स्कॉलरशिप देंगी। जैसे मेरा था डाड के थ्रू, डाड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जर्मन ऑर्गेनाइजेशन, तो जो आपको मतलब फंड इंडिया करेगी। का और जर्मन का लिंक है, जो मतलब जो हाँ, फंड थोड़ा इंडियन। ये मैं करेक्ट करूंगा मुकेश कि ये इंडिया का कोई लेना देना नहीं है डाड से, ठीक है। जो डाड है एक सिंपल जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों को बुलाती है, तो मतलब हाईली क्वालिफाइड बच्चों को बुलाती जो है, फॉरेनर स्टूडेंट होते हैं उनको बुलाती है। बिल्कुल बिल्कुल, कि आओ आप जर्मनी में आगे रिसर्च करो और हम आपको पे करेंगे, चाहे आप वो मास्टर स्टूडेंट हो उसका अलग पे है, पीएचडी एज ए पीएचडी स्टूडेंट में भी वो पूरा स्कॉलरशिप देती है, उसका अलग सिस्टम है। तो ये है कि ऐसे ऐसे आपको फिर ऑर्गेनाइजेशंस ढूंढनी पड़ेंगी, कि जैसे यूके में ब्रिटिश काउंसिल है, तो डिफरेंट यूएस में भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जिनके थ्रू अगर प्रोफेसर आपको फंडिंग नहीं दे पा रहे हैं, बट ही स्टिल एग्रीज कि आपको पीएचडी एडमिशन दे रहा है वो, कि आप अपने अंदर पीएचडी कैंडिडेट ले रहा है, तो आपको स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करना पड़ेगा कि कौन सी आपको प्रपोजल, फिर वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या डिमांड करते हैं, क्या पेपर वर्क डिमांड करती हैं, क्या मतलब पूरा प्रूफ, क्योंकि वो भी पूरा प्रूफ मांगेंगे कि हम आपको क्यों फंड करें, क्या प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर है, क्या प्रपोजल है आपके पास, तो डिफरेंट प्रोसेस स्टेप्स होते हैं वो। तो मतलब वहाँ पे हमें अप्लाई करना होगा, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ हमें अप्लाई करना होगा, उनका क्या क्राइटेरिया है भाई, तुम्हें क्यों हम फंड करें, ठीक है। मतलब तुम्हें पहले एक प्रोफेसर से अप्रोच होनी जरूरी है भाई, हमें इन प्रोफेसर ने हमें एलिजिबल किया है कि आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हो, तो उनके थ्रू हम डाड में हम ये दिखा सकते हैं भाई, हम ये प्रोफेसर मुझे अलाउ कर रहे हैं पीएचडी करने के लिए। डिपेंडिंग ऑन कंट्री टू कंट्री की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जर्मनी में डाड है, और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और भी वो है, सभी का क्राइटेरिया अलग अलग है, मतलब तो मतलब ये वो भी एक इंटरव्यू रखते हैं अपना, मतलब वो भी यदि तुम्हें फंड करेंगे उससे पहले वो भी एक इंटरव्यू लेंगे तुम्हारा, मतलब हाँ बिल्कुल मुकेश, मोस्टली केसेस में ऐसा रहता है। तो मतलब डाड के थ्रू और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू तुम फंड ले सकते हो। और जैसे एज फार एज लाइक कंट्री टू कंट्री में आपको बता देता हूँ, जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में आपको कुछ और जैसे प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। वंस अगर तुमने आपको अपना एक प्रोफेसर फाइंड आउट कर लिया एंड ही एग्रीज कि आपको पीएचडी एडमिशन पीएचडी कैंडिडेट आप अपने नीचे ले रहा है, वो अपनी लैब में ले रहा है, तो आपको कोई भी फालतू का कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको शो करने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट लाइक आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में होना चाहिए, जो कि आपका
ग्रेजुएशन जो मास्टर्स। मास्टर्स और ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश में होना चाहिए, मतलब वही एज ए प्रूफ है कि भाई तुम इंग्लिश इंग्लिश में तुमने पढ़ा है, सब बस कुछ बस इंग्लिश में उसके पढ़ाई की अलावा हो। कोई डॉक्यूमेंट नहीं जरूरत कि आपको कोई टॉफिल करना पड़ेगा या फिर आपको कोई आईएलटीएस करना पड़ेगा। ओके। और ऐसा ऐसा नहीं कहूंगा, मोस्टली मोस्टली अगर आप प्रोफेसर खुद एग्री कर रहा है तो आपको मोस्टली जर्मन लाइक नॉट ओनली जर्मन लाइक यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा नहीं होगा। बट फ्यू केसेस को मैं नहीं लाइक मैं बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। फ्यू केसेस में जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज का कुछ क्राइटेरिया रहता है। यूनिवर्सिटीज है जो आजकल कह रहे हैं भाई टोफल भी वहाँ पे हाँ वो जरूरी है। डिपेंड करते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में वो बिल्कुल डिमांड नहीं करते। एज फार एज यूके यूएस आर कंसर्न तो ऑब्वियसली मतलब तुम्हें कोई भी एग्जाम देने की, एक्स्ट्रा कोई एग्जाम दे तुम्हारे एकेडमिक्स के अलावा तुम्हें और भी कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। यदि तुम यूरोपियन कंट्रीज में पीएचडी करना चाहते हो, तुम डायरेक्ट प्रोफेसर को अप्रोच करो और उनके थ्रू तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढो जो तुम्हें फंड कर सके, बस इतना काम है तुम्हारा। बिल्कुल मुकेश बिल्कुल। और अगर मैं जाऊं यूके में जाऊं, यूके की यूनिवर्सिटीज में जाऊं, यूएस की यूनिवर्सिटीज में जाऊं, तो ऑब्वियसली आपको वो मोस्टली अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटीज सर्च करोगे गूगल पे, फिर उसका पीएचडी के पोर्टल पे जाओगे, पीएचडी एडमिशन के पोर्टल पे जाओगे, तो वो एक्सक्लूसिवली बोलेंगे कि आपके पास जीआरई वीआरई जीआरई ऐसे वगैरह। टोफल कुछ एग्जाम्स होने चाहिए आपके पास। यूके में जाओगे वो आईएलटीएस की डिमांड करेंगे, डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बट मोस्ट ऑफ द यूके यूएस यूनिवर्सिटीज में, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में ये डिमांड करेंगे कि आपके पास कोई ना कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना ही होना चाहिए। मतलब तुम्हें या यूएसए या यूके में अप्लाई करना है तो तुम्हें या तो टोफल या आईएलटीएस या तुम्हें जीआरई क्वालिफाई करना पड़ेगा वहाँ। यदि तुम बिल्कुल यूरोपियन कंट्रीज में अप्लाई करते हो तो तुम्हें ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, तुम आराम से बिल्कुल अप्लाई कर बिल्कुल सकते बिल्कुल। हाँ ये चीज आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी जब आप यूनिवर्सिटी के पेज पे जाओगे, एडमिशन पोर्टल पे जाओगे, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो अपने आप पूरा क्लियर कट हाईलाइट कर देंगे कि हमें भी इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो हो। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि क्यों मुझे क्या क्या चीज की तो रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन विकास तुमसे ये है कि देखो यार, ये बेसिक डिफरेंस क्या है अपने लैब में, इंडियन जो इंस्टीट्यूट है उनकी लैब, जैसे तुम आईआईटी में भी रहे हो, तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी रहे हो, ये इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज आईआईटी और आईआईटी दिल्ली और दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ तुमने काम किया। अब तुम जर्मन में एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो, यहाँ की लैब और वहाँ की लैब, क्योंकि जो पीएचडी है वो कम्प्लीटली लैब, जो कम्प्लीटली वहाँ पे लैब वर्क ही होता है पीएचडी में, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है, मतलब यहाँ की लैब में और वहाँ की लैब में क्या डिफरेंस देखते हो? ओके मुकेश, तो जैसे अब मैं थोड़ा सा अगर आपको डिफरेंस भी बताना चाहूँगा, तो डिफरेंस में कुछ ऐसा रहता है, कुछ पॉजिटिव बता रहा हूँ, कुछ नेगेटिव बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ से मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि मैं बिल्कुल भी किसी की क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, ना ही किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी को करूंगा, ना ही किसी अपने इंडियन यूनिवर्सिटीज को क्रिटिसाइज करूंगा। बट जो बेसिक लैब डिफरेंस देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे पीएचडी का जो एनवायरनमेंट है वो आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। जब मैं मेरे लैब से कंपेयर करता हूँ, मैं ऑब्वियसली मैंने मेरे लैब का एक्सपीरियंस किया है, तो मैं किसी और के बारे में बिल्कुल नहीं कह सकता। और थोड़ा मैं जैसे कि मैंने मास्टर्स डीयू से भी की है, आईआईटी से भी की है, तो वहाँ की थोड़ा लैब एक्सपीरियंस को थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, कंपैरिजन सा बताता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने मेरे कॉन्टेक्ट में वहाँ पे स्टूडेंट्स थे आईआईटीज में, डीयूज में भी, यहाँ भी हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एनवायरनमेंट थोड़ा चिल है कि आपको जैसे जर्मनी में क्या है कि आप मंडे टू फ्राइडे काम करोगे, सैटरडे संडे बिल्कुल कोई काम नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा कल्चर ऐसा है, हर किसी के साथ ऐसा कल्चर है कि सैटरडे संडे आपको बिल्कुल काम नहीं करना है, दे आर लाइक वीकेंड्स। तो आपको एंजॉय करना है, आप अपना जाओ, अपना जैसे भी आपको अपना पार्टी जो भी वार्टी करो अपनी है। बिल्कुल। और बाकी 5 दिन आप 9 से यहाँ पे लाइक जर्मन्स तो काफी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो आप 9 से 5-6 का जो भी है वर्किंग आवर्स, वो आप काम करोगे, तो काम करोगे। जैसे बीच में ओके एक्सक्लूडिंग द लाइक कॉफी ब्रेक्स, टी ब्रेक्स और लंच ब्रेक्स, तो आप 9 से 5 और 6 काम करते हैं। और उसके बाद अपना डेली रूटीन ऐसे फॉलो होता है बाकी वीकडेज पे। और थोड़ा लैब का एक्सपीरियंस बता देता हूँ तो आपको, यहाँ पे भी थोड़ा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फॉरेन है तो आपके साथ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हेल्दी एनवायरनमेंट है, कम्युनिकेट करोगे आप अच्छे से, काफी अच्छे से बच्चे कम्युनिकेट करते हैं। वट एवर हेल्प का आपको जरूरत है, काफी ऐसा रूमर्स भी सुने हैं मैंने कि यहाँ पे जनरली हेल्प नहीं करते, नहीं हेल्प करते हैं बिल्कुल आपको, बट यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट एज वेल। सो जैसे ही आप लैब ज्वाइन करते हो आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी, ऐसा बिल्कुल आपको फील नहीं होगा कि नहीं कोई हेल्प नहीं कर रहा है, यहाँ तो लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है। और ये इंग्लिश में कन्वर्सेट करते हैं, आपकी हेल्प भी करेंगे जहाँ जहाँ आपको रिक्वायरमेंट होगी। आप फ्रेशर हो तो आपको बिल्कुल फर्स्ट ईयर तो पूरा ऐसा लगेगा कि हाँ कि ओके वेरी लाइक फ्रेंडली नेचर एज फार एज लाइक यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसर्न। तो यहाँ पे काफी मतलब अगर वो मतलब वेल नोन फैक्ट है कि यहाँ पे थोड़ा सा इनके पास बजट भी होता है काफी अच्छा, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वेल मेंटेन्ड भी होते हैं, और इतनी ज्यादा मतलब क्राउड भी नहीं होता कि आपको
वेट करना पड़ रहा है, जैसे कि मैंने अपने आईआईटीज में भी देखा था कि आपको वेट करना पड़ रहा है, किसी टूल पे मेजरमेंट लेनी है या फिर कोई कैरेक्टराइज करना है किसी मटेरियल। सैंपल के लिए काफ़ी टाइम लग रहा है, कोई सैंपल हम दे बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल। सैंपल का रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लग रहा है, ये सब चीज़ें होती बिल्कुल हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंटली आप बस टूल की ट्रेनिंग लो। वंस तुमने ट्रेनिंग ले ली, आप 2-3 बार इन लाइक एक्सपीरियंस्ड किसी भी उसके लैब के मेंबर के सामने आप उसे यूज करो, उसके बाद आप फ्रीली इंडिपेंडेंटली आप टूल को भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल कोई भी टूल हो लैब में, आप खुद से यूज कर सकते हो उसे। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेजेस फैक्टर है। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आईआईटीज में क्या होता है, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं किया। वो आपके कॉन्टेक्ट भी होंगे तो आप जान सकते हैं उन चीज के बारे में, हाँ क्योंकि कोई वो हम्म। क्रिटिसाइज करने वाली चीज हो जाती है। हम्म। तो जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट में होता है, जैसे मैंने जैसे सुना है, मैंने पीएचडी नहीं की, लेकिन जैसा सुना है भाई रात रात भर काम करते हैं, 12-12 बजे तक बैठे रहते हैं, क्या जर्मन में भी ऐसा ही होता है? देखो मैं आपको जैसे बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे बस 9 से 5 काम करते हैं, वर्किंग आवर्स 5 days a week, और वर्किंग आवर्स 9 to 5, 9 to 6 whatever। उसके बाद भाई चिल है, वीकेंड रिलैक्स होता है, कोई रात रात में काम नहीं करता। इफ एट ऑल यू लाइक, जैसे मेरे लैब में है, अगर तुम्हें ज्यादा ही काम करने की खुद से इच्छा है, आप फोर्स नहीं होते, बट आपको खुद से इच्छा है करने तो की, आप तो कर आप सकते जा हो। सकते हो लैब में। बिल्कुल आपके पास कीज होती हैं, इंडिपेंडेंट कीज होती हैं सबके पास, तो आप लैब में जा सकते हो। बट उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आईआईटीज में का मैं कह नहीं सकता है, डीयूज में या फिर किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट्स में उनका मैं कह नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे इतना काम काफी एम्पल में काम हो जाता है। आप वीकडेज में ही अपना 9 से 5 काम करते रहोगे, तो आपका एज ए केस काम चलता रहता है। आपको ऐसा कभी जरूरत फील होगी नहीं कि मेरे को यह एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा ओके। है। मतलब काफ़ी हेल्दी एनवायरनमेंट है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब इंडियंस की क्या पोजीशन है वहाँ पे? जैसे एक जर्मन है वहाँ पे, इंडियंस मतलब काफ़ी तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे जो इंडिया से है वहाँ पे, या कितने कितने परसेंट है? मतलब तुम्हारी लैब में भी काफ़ी होंगे स्टूडेंट जो इंडिया से है, मतलब क्या पोजीशन है एक टाइप से? जर्मन्स है जो कैसे देखते हैं इंडिया वालों को? अच्छा, ये तो थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन हो गया मुकेश, की जर्मन्स कैसे कंसीडर करते हैं इंडियंस को। हम्म। तो ये टोटली मैं आपको बता देता हूँ जर्मन कल्चर एक्चुअली है क्या। जर्मन कल्चर में कुछ नहीं है कि आप खुद की प्राइवेसी में रहते हो, कोई भी किसी को भी छेड़ता नहीं है यहाँ पे, ना कोई किसी को स्टेयर करता है, इंडिपेंडेंट है सब। तो अपने लाइफ में मस्त रहते हैं। वंस कोई अपनी लाइफ में मस्त रहता है, तो आपको ऑब्वियसली आप उनके जाके अगर आप उनके अंदर घुसोगे, तो ऑब्वियसली दे विल लाइक नॉट लाइक दिस थिंग्स आल्सो। सो यू हैव टू लाइक, यहाँ पे थोड़ा सा उस हिसाब से कल्चर है कि लोग अपने में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, तो वो आपको भी थोड़ा सा उस हिसाब से अडोप्ट होना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर मैं लैब के बारे में बात करूं, तो वही है, आपको अगर कोई भी हेल्प है, कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट्स है, तो आप जाके पूछो, वो बिल्कुल प्यार से बताते हैं, हंस के बताएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल वो नहीं, उनके मतलब काफी मतलब अच्छे से ट्रीट करेंगे। और इंडियंस की बात रही तो हाँ, आप आजकल देखो इंडियंस तो हर वर्ल्ड में हर जगह दिख जाते हैं। हम्म। ठीक है, तो वो आज मतलब हर जगह आपको पीएचडीज में भी, मेरे खुद की लैब में 3-4 इंडियंस हैं। एक अभी मतलब स्टूडेंट आए हैं, आईएससी से भी आए हैं एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू पीएचडी। तो काफी मतलब इंडियंस तो आते जाते रहते हैं हर यूनिवर्सिटी में, नॉट ओनली लाइक मेरी यूनिवर्सिटी आरवेटे आकन, जो कि वेल नोन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, मास्टर प्रोजेक्ट्स के लिए, मतलब मास्टर प्रोग्राम्स के लिए वेल नोन फेमस है। काफी इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं इस यूनिवर्सिटी में। लेकिन ऑल राउंड पूरी जर्मनी, पूरे यूरोप में मतलब स्कैटर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और अच्छे से ये बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं करते एज लाइक कास्ट और लाइक कलर और समथिंग लाइक रेसिज्म, बिल्कुल नहीं है। सब बंदे की, सब अपने की इंडिविजुअल फ्रीडम है, इंडिविजुअल राइट्स हैं, और कि कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। और ना ही कभी आपको ऐसा फील होगा कि आप यहाँ पे एज ए फॉरेन कंट्री के हो। तो अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट है, नॉट ओनली यूनिवर्सिटी, लैब ऑल्सो, एवरीवेयर। मतलब मतलब यदि स्टूडेंट को मौका मिलता है जाने का तो जरूर जाना चाहिए, उन्हें इन सब चीज़ों की सोचने की जरूरत नहीं है उन्हें। हाँ बिल्कुल मुकेश, लाइक अगर आपको मौका मिलता इंटरेस्टेड है। हो तुम यदि, मतलब क्योंकि ये जो पीएचडी का टाइम है ये भी काफ़ी लंबा टाइम है। जर्मन में तो फिर भी आई थिंक मिनिमम 3 ईयर में कंप्लीट हो जाती है शायद पीएचडी वगैरह। हाँ थोड़ा ये रहता है कि मैं बताता हूँ आपको भी मुकेश, ये भी थोड़ा रूमर क्यों है कि जनरली 3 ईयर्स में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो आते हैं, कोई भी ओपन पोजीशंस होती हैं, तो वो क्या कहती हैं, 3 साल के ही लिए फंडिंग करेंगी। कोई ओके। भी, इसलिए थोड़ा सा ये रूमर है कि 3 साल में पीएचडी हो जाती है। ओके, बट ये टोटली लैब टू लैब डिपेंड भी करता है। मोस्टली केसेस में हो भी जाती है ओके, विद इन 3 ईयर्स ऑफ फ्रेमवर्क तुम्हें अपना पूरा, क्योंकि आप फंडिंग तब तक ही मिल रही है आपको, तो आपको थोड़ा करना रहता है पड़ेगा ही आपको, थोड़ा सा पर। प्रेशर भी रहता है भाई, 3 ईयर में करनी पड़ेगी उसके बाद, क्योंकि फंडिंग भी बंद हो जाएगी और ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर वो आई थिंक खुद का एक्सपेंस करना पड़ेगा फिर आफ्टर बिल्कुल 3 ईयर। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये थोड़ा डिपेंड करता है लैब टू लैब भी। मेरी लैब में ऐसा कोई रूल है नहीं कि आपको 3 इयर्स में, ये आपके पर्सनल उसके चॉइस पे डिपेंड है कि आप अगर हार्ड वर्क करोगे तो आप जल्दी कंप्लीट कर भी सकते हो। पीएचडी का तो कहीं भी है, आप इंपॉर्टेंट थिंग इज टू पब्लिश पेपर्स एंड गेन नॉलेज। तो आप 3 इयर्स में भी कर सकते हो, 4 इयर्स में भी कर सकते हो, 5 इयर्स में भी कर सकते हो, वो तो डिपेंड करता है लैब टू लैब और पर्सन टू पर्सन। तो मोस्टली प्रोजेक्ट्स में ऐसा रहता है, इसलिए थोड़ा ये रूमर भी है कि 3 इयर्स में हो जाती है। तो नो डाउट हो भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सब आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं, आप उनका मेक यूज करो, मतलब बेस्ट, मतलब अच्छे से यूज करो उनको और अपना यूटिलाइज करो। तो विकास, ये जो अपने फंडिंग मिलती है डार्ट के थ्रू या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इनका पीरियड सभी का 3 ईयर है? डार्ट का 3 ईयर है या कुछ मतलब जो लाइफ टाइम है पीरियड जो वही फंडिंग मैंने का? बोला आपको मुकेश की, जैसे डार्ट का भी, अगर आप डार्ट की अगर वेबसाइट पे जाओगे तो वो भी 3 इयर्स के लिए ही फंडिंग प्रोवाइड करती है। ओके। एट मैक्स अगर आपने कुछ मंथ्स एक्सटेंड किए तो वो भी मतलब आपको वो भी कॉम्प्रोमाइज कर लेगी डार्ट भी। 6 मंथ ये तो आई सिर्फ थिंक डार्ट 6। का है कि डार्ट का है, लेकिन मैक्सिमम जैसे एक मेरे फ्रेंड ने अभी अभी एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है, उसका भी जैसे इंटरव्यू हुआ था उसका, उसने भी जैसे इंटरव्यू दिया है, देन उसका सिलेक्शन हुआ है और उसके जो डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है उसका साइन हो रहा है, वो भी 3 इयर्स का है। तो ओके। इस चीज के लिए वरी करने की जरूरत नहीं है कि 3 इयर्स ये कैसे होगी कैसे होगी। डोंट वरी, मतलब आप आओ, आप आओ, आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। डजंट मैटर कि आपका कितना ईयर है कितना नहीं ईयर है, आप अपने हिसाब से काम करो। जब एक बार आप आ जाओगे तो आपको पता भी लग जाएगा कैसे क्या चलता है। तो इस चीज के बारे में पहले बिल्कुल भी मतलब वरी करने की जरूरत नहीं है कि टाइम लिमिट है, ये है वो। मतलब एक चीज ये भी है वहाँ पे, जैसे मैंने सुना है भाई, कोर्स वर्क वाला कोई सीन नहीं होता। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट में अपने कोर्स वर्क होता है 1 साल का 1.5 साल का पहले, उसके बाद तुम्हें पीएचडी के लिए तुम्हें एनरोल किया जाता है। ऐसा वहाँ शायद कोर्स वर्क वाला नहीं है कुछ? क्या तुम्हारे है हाँ, तो वहाँ पे ये कोर्स बता वर्क देता हूँ वाला? मैं मुकेश आपको। जैसे अब ये रहता है कि जैसे मैं खुद अभी 2 कोर्स वर्क करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे कोर्स वर्क नहीं होता। हम्म। कोर्स वर्क जैसे मुझे 2 कोर्सेज करने हैं, क्यों करने हैं? एक्चुअली जिस भी डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में जिस डिपार्टमेंट हम्म। एडमिशन लेते हो, अब आपने अपने ग्रेजुएशन मास्टर्स या ग्रेजुएशन के टाइम में कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं। हम्म। अब आपने पता चले कोई थोड़ी सी फील्ड थोड़ी हटके आपने पीएचडी एडमिशन लिया है, तो हम्म। ऑब्वियसली वो लोग डिमांड करेंगे कि आप थोड़ा सा इस फील्ड को लेके भी या इस टॉपिक को लेके भी आप थोड़ा सा प्रायर नॉलेज लेके आओ। तो इसलिए हम्म। आपको कह सकते हैं कि आप ये कोर्सेज करो, आप थोड़ा सा इनको पढ़ो, इनको क्लियर करो, तब थोड़ा सा आपका मतलब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस तो साथ में पीएचडी का चलता ही रहता है, लेकिन वो आपको डिमांड भी करते हैं आप ये कोर्सेज करो। तो कोर्सेज का ऐसा रहता है कि अगर उनके फील होता है कि ओके इनका जो टॉपिक है वो ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ के आ चुके हैं, तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे वो आपको। कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे लैब में, लेकिन जैसे मेरा टॉपिक थोड़ा सा 2 डायमेंशनल मटेरियल्स का है, तो मेरा थोड़ा टॉपिक उन्होंने बोला है कि ये 2 कोर्सेज करो, तो ऑब्वियसली मुझे वो करने पड़ेंगे। तो वो वही यूनिवर्सिटी से तुम्हें करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी से, जिस यूनिवर्सिटी से तुम पीएचडी कर रहे हो? तो विकास, तुम जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो अभी एमएससी कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, जो आगे पीएचडी करने की सोच रहे हैं, और कुछ के मन में ये भी है भी पीएचडी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, यदि हम करें तो ज़्यादा, क्योंकि टाइम बहुत लगता है पीएचडी करने में, पेशेंस रखना पड़ता है। तो एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे? ओके मुकेश, तो ये थोड़ा सा बच्चों के थोड़े अगर फ्यूचरिस्टिक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोच रहे हैं बच्चे, तो मैं हम्म। कुछ बातें अगर आपको थोड़ा पर्सनली भी मतलब बताना चाहूँगा। हम्म। जैसे अगर जरूरी नहीं है अगर आपने मास्टर्स कर ली तो आपको पीएचडी में ही एक सबसे मेन लाइन चूज करनी है। आप हम्म। मास्टर्स के बाद में भी आप अपनी लाइन चेंज कर सकते हो। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है इंडिया में, पोजीशंस होती हैं, काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव, आप कमर्शियल बिजनेस में भी जा सकते हो, मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है सबसे पहले आप दिमाग से ये निकाल दीजिएगा कि आपने मास्टर्स कर ली तो आपको पीएचडी भी करनी है। हम्म। सेकंड, क्योंकि पीएचडी अब थोड़ा सा 4-5 साल का अगर मिनिमम मान के चलो, तो 4-5 साल का थोड़ा काम हो जाता है। तो और वो थोड़ा रहता है कि आपको रिसर्च एक्सपीरियंस, रिसर्च होता है एक तरीके से। रिसर्च होता ही क्या है, मतलब आपको दिमाग का तो यूज करना ही करना पड़ेगा। पेपर हम्म। मतलब पब्लिश करने तो आपको ऑब्वियसली आइडियाज लेके आने पड़ेंगे, आपको थोड़ा स्ट्रेस डालना पड़ेगा दिमाग में। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि पीएचडी इज नॉट लाइक कि आपने बस कोई जॉब कर ली और रोज वही काम चल रहे, नहीं। थोड़ी इनोवेशन लानी पड़ती है आपके खुद के माइंड में, थोड़ा तब आके। क्रिएटिव होना पड़ेगा। बिल्कुल मुकेश, तो ऐसा करना पड़ता है। तो मैं आपको, जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको मतलब सबसे पहली बात, पीएचडी के लिए अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप खुद से पूछिए कि आप सच में मोटिवेटेड हैं या फिर नहीं है, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। नॉट ओनली इंडियन यूनिवर्सिटीज, किसी भी यूनिवर्सिटी में करना है तो पीएचडी एक ही जैसे रहती है। जैसे आपको कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना पड़ता है और कंसिस्टेंट आपको दिमाग अपना माइंड भी यूज करना पड़ता है। सेकेंड थिंग इज कि आप
फॉरेन से करो या इंडिया से करो, देखो इंडियन यूनिवर्सिटीज नो डाउट काफी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटीज हैं, आईआईटी दिल्ली हैं, आईआईटी मुंबई, कानपुर, मतलब काफी आईआईटीज हैं। आइजर है, आईआईएससी है। आईआईएस ऑल्सो, आईआईएस ऑल्सो नोट, फिर उनके उनके अलावा फिर काफी डिपेंडिंग उनकी किस फील्ड में तुम काम कर रहे हो, तो काफी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में भी, तो आप वहाँ से पीएचडी कर सकते हो। और नो डाउट मतलब वहाँ का अगर आप ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द पीएचडी अगर आप देखोगे अपने आप को, तो आप काफी अच्छा एक्सपीरियंस आप गेन भी करोगे, और आपके काफी मतलब मोटिवेटेड भी रहोगे ये आगे मैं प्रोफेशनल। तो जनरली अगर आप मैं फॉरेन का देखूं, तो मैं जैसे यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे मैं ये नहीं देखता कि मैं सिर्फ एकेडमिक बैकग्राउंड में ही जा सकता हूँ पीएचडी के बाद। अगर मेरी पीएचडी कंप्लीट है तो मैं सिर्फ एकेडमिक में, यानी कि मैं प्रोफेसर ही बनूंगा, लेक्चरर ही बनूंगा, नहीं नहीं, यहाँ या फिर रिसर्च फील्ड में साइंटिस्ट वाइंटिस्ट जो भी है, मतलब आगे जाके पोस्ट डॉक करनी है, नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आप कमर्शियल वर्ल्ड में भी एंटर कर सकते हो आप, यहाँ पे यहाँ बहुत आप सारी जॉब भी कर सकते हो डायरेक्ट किसी कंपनीज में, या किसी इस टाइप बिल्कुल की तुम मुकेश, हाँ कॉर्पोरेट मुकेश, सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हो। बिल्कुल मुकेश को, जैसे कि ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यहाँ पे मैक्सिमम जैसे जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, वो उनका सबका कुछ ना कुछ मतलब एक मेन मोटिव यही रहता है कि वो जो कंट्रीज में कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनमें एक तरीके से उनके स्टूडेंट्स वहाँ पे एक तरीके से जॉब गेन करते हैं। तो ये थोड़ा रहता है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज इज ऑब्वियसली उनके पास टेक्नोलॉजीज हैं, उन टेक्नोलॉजी को वो तभी ग्रो करते हैं तब जब जाके रिसर्च होती है। तो ये थोड़ा सा इसलिए भी है कि वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादा आपको मतलब वो ज्यादा इन्वेस्ट भी करती हैं रिसर्च पे। तो इसलिए आपके पास दोनों तरीके के ऑप्शंस खुलते हैं कि आप एकेडमिक में भी जा सकते हो, आप कमर्शियल वर्ल्ड में भी एंटर कर सकते हो एज ए जॉब लेने के लिए। उसके हिसाब से आपको बस अपनी पीएचडी मोल्ड करनी पड़ती है थोड़ी, कि आपको अगर एकेडमिक में जाना है तो आपको अच्छा थोड़ा सा काम करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस कमर्शियल में जाना है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, तो आपको उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर मतलब अपना पीएचडी काम तो रहेगा ही, सेम ही रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस फील्ड में जाना है मतलब उसकी। आपको यदि इसी लाइन में नहीं रहना, टीचिंग वगैरह में, या आपको आगे रिसर्च में पोस्ट डॉक वगैरह नहीं करनी, तो आप डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और इजीली आपको जॉब मिल जाएगी यदि। पर इंडिया में ज्यादातर स्टूडेंट की सोच यही है भाई, यदि तुमने हाँ पीएचडी कर ली हाँ तो तुम आगे रिसर्च में ही रहोगे, या थोड़ा, तुम असिस्टेंट हाँ या तो प्रोफेसर रिसर्च बनोगे। में जाओ या फिर कोई लेक्चरर अपना लेक्चरर बन जाओ, या फिर जो भी है पर प्रोफेसर। ज्यादातर यहाँ पे जो पीएचडी करते हैं वो ज्यादातर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही सोचते हैं, और कोई यहाँ पे उन्हें प्लान दिखता नहीं है। क्योंकि हाँ, वो थिंकिंग का भी फर्क है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, ऑब्वियसली बाहर अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे, तुम्हें पहले से बताया जाता है भाई तुम इस लाइन में भी। आपके पास काफी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, वो बिल्कुल सही बात है कि आप अगर बाहर आओगे तो आपके पास नॉट ओनली मतलब आप अगर आप वापस इंडिया जाना चाहते हो कि ओके नहीं मेरा तो यही एम है, मुझे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप चाहिए, तो आप इंडिया जा भी सकते हो, वापस जा सकते हो। उस आगे डिपेंडिंग मतलब आप पीएचडी के थ्रू आउट तो काफी लंबा टाइम होता है, काफी कुछ सोच सकते हो अपने जो आपका मन आए भाई, हाँ मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो जिस हिसाब से आपका पीएचडी के थ्रू आउट आपका दिमाग चलता है तो आप उसके हिसाब से। बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा यही कहूंगा भाई, अगर आपको सच में रिसर्च करनी है, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो भी आप इस तभी फील्ड में, आप इस फील्ड में आओ। क्योंकि ठीक है। और इंडियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लीजिए या फिर बाहर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जैसे पीएचडी करोगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ऑब्वियसली टॉप इंस्टीट्यूट्स, टॉप डिपार्टमेंट्स, टॉप प्रोफेसर्स, इन सब का काफी मेजर रोल भी होता है आगे, अगर आपको अपना लाइफ का कैरियर जिस हिसाब से भी डेवलप करना है, तो इनका भी काफी रोल होता है कि आपका यूनिवर्सिटीज की स्टैंडिंग कहाँ पे, आपका डिपार्टमेंट में कैसा काम चल रहा है, किस हिसाब से काम चल रहा है, मतलब मेहनत कैसे। करनी पड़ेगी आपको, नो डाउट। कोई भी बिल्कुल बिल्कुल यूनिवर्सिटी हो, चाहे इंडियन यूनिवर्सिटी हो, चाहे जर्मन यूनिवर्सिटी हो, चाहे यूएसए यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपको खुद को इंडिविजुअल मेहनत करनी पड़ेगी पीएचडी में। बिल्कुल। तो थैंक तो यू फॉर ज्वाइनिंग अस विकास, काफ़ी टाइम हो गया है, और आई होप ये काफ़ी हेल्पफुल होगा सभी स्टूडेंट के लिए जो अब्रॉड से पीएचडी करना चाहते हैं। ठीक है, और कोई भी तुम्हें डाउट हो तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और मैं विकास को रिक्वेस्ट करूंगा भाई वो रिप्लाई भी करे कमेंट्स का, ठीक है, तो तुम्हें रिप्लाई भी मोस्ट मिल जाएंगे। मतलब हाँ, हालांकि आ गए हैं फॉरेन, लेकिन दिल जर्मनी दिल दिल इंडियन है। इंडियन ही है अभी। ये बात कर दियो, ठीक है, तो अपना दिल थोड़ा इंडियन ही है। तो मोस्ट वेलकम, किसी बच्चे को अगर कोई मुकेश के थ्रू भी कोई डाउट आती है तो नॉट ओनली मी, मेरे कॉन्टेक्ट में जितने पीएचडी के बच्चे हैं डिफरेंट कंट्रीज में या फिर इंडियंस इंडिया में ही, तो उनके भी थोड़ा व्यूज लेके भी मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं।